हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे विंड एनर्जी पे डिस्कशन करूंगा। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जो कि एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में डिस्कशन किया। आज मैं विंड एनर्जी पे डिटेल में चर्चा करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी एनपीएससी। बट उससे पहले मैंने बता दूं आपको कि मैं एमपीपीएससी के लिए, जितने लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, स्पेशली मैं तो नाम लिख रहा हूं एमपीपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी के लिए है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। बट स्पेशली मैं एमपीपीएससी के नाम से ये लॉन्च कर रहा हूं, जो कि जीएस पेपर 3 पार्ट 1 से स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से। उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे जीएस पेपर 3 को, और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफी पोर्शन, और उसके बाद जितने पोर्शन हो सकते हैं मैं आपको कवर करके दूंगा, ठीक है। और यूपीएससी की जो हमारी ये साइंस टेक चल रही है, चलती रहेगी यूपीएससी की। जिसको और डिटेल में जानना होगा या जिसको जल्दी कवर करना होगा तो एमपीपीएससी की बैच कंप्लीट करेंगे, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कराऊंगा, और यहाँ आकर पूरा साइंस टेक कंप्लीट कर लो, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी चल रही है साथ में, बायोलॉजी करते जाओ। यहाँ बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद जो साइंस टेक के साथ बायोलॉजी चल रही है यूपीएससी में, वहां उसके बाद बायोलॉजी के बाद हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको एक साथ इधर कंप्लीट हो जाएगी, उधर में 1 से 1.5 महीने में फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। बायोलॉजी यहाँ हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वहां कंप्लीट हो जाएगी, बायोलॉजी यहाँ पे हो चुकी है। और हो सके तो बायोलॉजी में वहां पे शॉर्ट फॉर्म में जितनी रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमपीपीएससी में, वहां पे आपको शॉर्ट फॉर्म में फिर से करा के दे दूंगा। यहाँ मैंने थोड़ा अच्छे से बताया है ताकि बायोटेक आपको समझ में आए। अलग अलग ज्योग्राफी में कुछ पोर्शंस है, अगर वेदरिंग समझना है, बायोलॉजिकल वेदरिंग समझना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से करके आपको समझाया है। चाहे सेल मैंने पढ़ाया, चाहे न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी डाइजेशन स्टार्ट करने वाला हूं, पाचन तंत्र आप पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे तरीके से सारी चीजों के डाइजेशन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रोटीन फैट पढ़ के आना, जो मैंने पढ़ा दिया है सारा, ठीक है। तो आज मैं विंड एनर्जी पे डिस्कशन करूंगा। विंड एनर्जी को समझना है तो कहीं ना कहीं आपको विंड को समझना चाहिए, है ना। मैं मानता हूं ज्योग्राफी का पॉइंट है यहाँ पे, ज्योग्राफी में आपको डिटेल में समझाऊंगा ग्लोबल विंड क्या होते हैं, पोलर विंड है, वेस्टर्लीज है और ट्रेड विंड है, और सेल भी है, फेरल सेल है, हेडली का सेल है, ये सारी चीजें मैं वहां बात करूंगा। या ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन, त्रिकोशिकीय देशांतरी संचरण, इसकी बात मैं ज्योग्राफी में करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे आप थोड़ा सा इसमें विंड एनर्जी पे चर्चा करने के लिए मुझे समय दे कि मैं आपको विंड को दिखाऊं कि विंड कैसे जनरेट हो रहा है। विंड के अंदर जो एनर्जी है वो विंड की मोशन के कारण है। एक्चुअली जो एयर होती है वो तो है, लेकिन जब एयर मोशन में आ गई तो उसको विंड बोलते हैं। तो वो विंड जब है, यानी कि वो मोशन में है, तो उसके पास कोई ना कोई ऊर्जा होगी। उस ऊर्जा को हमको एक्सप्लॉइट करना है, यूज करना है, ताकि हम उससे अपने काम की चीज यूजफुल फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर पाए। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पंपिंग करना हो, वाटर पंपिंग करना हो, चाहे इरिगेशन करना हो, चाहे नेविगेशन में यूज करना हो। शिप, एक्चुअली शिप्स जो होते हैं, शिप्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी इटसेल्फ। तो शिप जो होते हैं, जहाज, वो विंड एनर्जी के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपके पास विंड एनर्जी है, जिसके पास एक ऊर्जा है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि विंड के पास गति होती है। और जब किसी चीज के पास गति है, उसके पास अगर मास है और उसमें गति है, तो 1/2 mv² उसके पास गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। तो विंड एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। चाहे विंड मिल में हम लोग वाटर पंपिंग का पंपिंग एक्शन कराएंगे विंड मिल में, और नहीं तो फिर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करो, नेविगेशन में यूज करो, बहुत सारे, ग्रेन को ग्राइंड कर लो उसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपने पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ हाइट। हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वाटर अगर स्टोर्ड है किसी हाइट पे, उसके पास mgh पोटेंशियल एनर्जी है, उसका आप यूज कर सकते हो। वाटर को नीचे लाए, उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी आप डायरेक्टली कुछ और कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया है हाइड्रो में, ठीक है। यहां हम लोग काइनेटिक का यूज करेंगे, क्योंकि विंड के पास एक ऊर्जा है जो कि काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि विंड मोशन में है, और जब मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो आप उसका यूज करें, ठीक है। ये तो मैं अभी यूज करूंगा। अभी मैं आपको समझाता हूं कोई चीज, जैसे कि आपको अगर समझना है तो एक्चुअली आपको मैं रिन्यूएबल पे बहुत सारी चीजें बता चुका हूं रिन्यूएबल पे, लेकिन रिन्यूएबल पे आपको बताऊं विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। और इसकी क्यों विंड एनर्जी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि एक समय था जिस समय तेल, ऑयल क्राइसिस हुई थी। आपको पता है ऑयल क्राइसिस हुई है, आपको पता है कि नहीं? ऑयल क्राइसिस 1973 की, ऑयल और एनर्जी क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सुनते जाओ, एनर्जी क्राइसिस, तब आपको पता चलेगा कि क्यों 1973 की बात है, ठीक है। ये ऑयल क्राइसिस हुई थी। इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली क्या हुआ था, इसको ऑयल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, और क्राइसिस ऑफ प्राइसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्राइसिस ऑफ प्राइसेस।
चीजों की दाम बढ़ चुकी थी। क्या है बता रहा हूं, क्राइसिस ऑफ प्राइसेस। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। इसमें हुआ था कि ओपेक कंट्री जो आपकी है, ठीक है, ओपेक वगैरह की बात अगर मैं जब टाइम मिल गया तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा सकता हूं या जीके के फॉर्म में आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन पहले मुझे ये मेन पढ़ाने दो जो साइंस टेक हुआ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जियोलॉजी हुआ, इनको पहले कंप्लीट करने दो। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा था आपको कहीं ना कहीं आपको मैं पॉलिटी या हिस्ट्री पोर्शन भी, या मैंने बताया आपको कि इथिक्स पोर्शन भी आपको कंप्लीट करके दूंगा, सोशियोलॉजी भी कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे। बट पहले ये जो मेन है, जो लोग बहुत मुझसे बोलते रहते कि पहले साइंस वगैरह सर पढ़ा दो, ये मैं आपको कंप्लीट करके दे दूं पहले, ठीक है। तो ओपेक कंट्री थी। ओपेक कंट्री के बाद आप जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिनके पास एक मेन पेट्रोल का भंडार है। आप जानते हो वेनेजुएला वगैरह इसी में आ जाते हैं, अरब कंट्रीज इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओपेक कंट्रीज ने प्राइस ऑफ फ्यूल के प्राइस को बढ़ा दिया। इस समय की बात है, फ्यूल के प्राइस को बढ़ा दिया ओपेक कंट्रीज ने। और जब फ्यूल के प्राइस को बढ़ा दिया तो एक्चुअली पर्टिकुलरली अमेरिका और कुछ और देश वहां से फ्यूल को इंपोर्ट करते थे, तेल को इंपोर्ट करते थे, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते थे। अब जब इंपोर्ट करते थे और तेल का दाम इन्होंने बढ़ा दिया, तेल का दाम जब बढ़ा दिया और ये लोग बहुत अमेरिका वगैरह हैवीली इंपोर्ट करते थे फ्यूल्स वगैरह, है ना, ओपेक कंट्री से। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बढ़ाने के कारण अमेरिका और कुछ और देश ये फील करने लगे, उनको ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं हमें एक अल्टरनेट सोर्स, हमें जरूरत है कि हम कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर शिफ्ट करें। क्योंकि ये स्थिति देखने के बाद जो प्राइसेस बढ़ चुकी थी, तो अमेरिका और देश जो कि हैवीली इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे तेल का, उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि जरूरत है एक अल्टरनेट एनर्जी सोर्स की, उसको लाने की जरूरत है। तो अल्टरनेट एनर्जी सोर्स की बात वहां से हुई। और सिर्फ बजाय कि आप डिपेंड ओनली रहो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पे डिपेंडेंसी ज्यादा रहे, बजाय कि आप एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को भी खोजे और लाएं और अपने यूज में उसको लेके आए। तो ये वहां से पहली बार बात आई थी कि अमेरिका और अदर कंट्रीज ये महसूस किए कि कहीं ना कहीं हमें एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है, बजाय कि हम इस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्चुअली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल, पेट्रोलियम, गैस पे हम इतनी डिपेंडेंसी रखे हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहां से पता चला, एक बात यहां से समझ में आई। तो हमको कन्वेंशनल फ्यूल को थोड़ा सा लाइट करना है यूज में। एक ऑयल क्राइसिस का था मेन, ये एक्चुअली मैन मेड क्राइसिस थी, मैन मेड, क्योंकि ओपेक कंट्री ने तेल का दाम बढ़ा दिया और उसके बाद अमेरिका वगैरह बहुत इंपोर्ट करते थे उस समय। इनको फील हुई कि भैया आप इस पे डिपेंडेंसी रखना, इस कन्वेंशनल फ्यूल पे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पे, इस पे डिपेंड रहोगे कि इससे आप एनर्जी, आपकी एनर्जी की डिमांड फुलफिल हो, ये मत उठा डिपेंडेंसी रहो, आप कुछ अल्टरनेट सोर्स को खोजो। उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी में से निकल के आती है, जिसमें से आपने सोलर, थर्मल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सोलर, उसके बाद जियोथर्मल की बात कर रहा हूं, विंड एनर्जी की बात कर रहा हूं, हाइड्रो की बात कर रहा हूं, स्मॉल हाइड्रो, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में निकल के आए। ओटेक जो होती है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, या वेव एनर्जी होती है, या ओशन एनर्जी होती है, या मैरीन एनर्जी के नाम से जानी जाती है, ये सारी चीजें जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में निकल के आती है, बायोमास। तो कहीं ना कहीं यहां से एक शुरुआत होती है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या था। जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हम लोग यूज करने की बात की है, इसके बाद एक धक्का लगा, दूसरी इन्वायरमेंटल कंसर्न, जीरो इमिशन की बात, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट, हमें इमिशन कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट को कम करना है, पॉल्यूशन कम करना है, हमें कहीं ना कहीं कोयले को कम जलाना है, क्योंकि कोयले से CO2 निकलता है, नॉक्स निकलती है, तो इनको हमें रोकना पड़ेगा। एक पॉल्यूशन, तीसरी बात, पहली दूसरी पॉल्यूशन, तीसरी बात कहीं ना कहीं इंडिया का इथोस रहा है कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ कोयला बचा के रखें, क्योंकि उनकी भी नीड है एनर्जी की, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कि हम पूरी कोयला ना जला दे, हम पूरा तेल ना खत्म कर दे, अपनी जरूरत को फुलफिल करने के लिए, अपनी लालच को फुलफिल करने के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, बच्चे के बच्चे, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उनको भी एनर्जी सोर्सेज चाहिए होंगी, उनकी भी डिमांड होगी, उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचा रहे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। ये सारी चीजों को सोचते हुए आपको क्वेश्चन लिखना होता है, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप एक व्यू को लेते हुए चलोगे तो नहीं होगा, आपको डिफरेंट व्यू को लिखना है, जिससे मैंने आपको बताया। तो इसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करता है, एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर से आपको रिन्यूएबल के 2-4 पॉइंट बता देता हूं। तो रिन्यूएबल में हम लोग विंड पढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, सतत विकास, इसकी बात मैं करूंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने की बात कि बिकॉज एवरीथिंग इज लिमिटेड, हर चीज इस धरती पे लिमिटेड है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल की ना हो। अर्थ क्रस्ट पे जितना कोयला तेल है वो एक समय तक चलेगा, वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने दर से उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप फास्ट दर से यूज करेंगे तो वो कोयला जल्दी खत्म होगा, साथ के साथ पॉल्यूशन होगा, तो फिर पॉल्यूशन से अपनी हानिकारक इस जनरेशन को घाटा होगा जो हम लोग हैं, और जो खत्म हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन को नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मिलजुल के हमारे मानव सभ्यता के लिए ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको कि एवरीथिंग लिमिटेड है तो उसको सस्टेनेबल यूज करे, है ना, उसका ऐसा यूज करे कि अपनी डिमांड भी फुलफिल हो जाए और आने वाली जनरेशन को भी मिल पाए। ये कोयला, ये तेल, ऐसा ना हो वो किताबों में पढ़े कि कोयला भी हुआ करता था, हमारे पूर्वज कोयला जलाया करते थे, ऐसा ना हो सिर्फ, ठीक है, उनको भी मिले। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताता हूं, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात है जिसमें आपको विंड आज पढ़ाऊंगा। क्लीन होते हैं, क्लीन है ना, साफ सुथरे हैं, मतलब पॉल्यूशन वगैरह कम है, ये भी समझ सकते हो। तभी तो कोयला को कम करो, नेट जीरो इमिशन की बात की जा रही है कि इमिशन बंद करो भैया, तो कोयला कम करोगे तभी ना। कोयला की जो कोयला से आप बना रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तेल से बना रहे हो, ऑयल पावर प्लांट जो होते हैं, गैस पावर प्लांट जो होते हैं, उनसे आप थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम करो और उनके बजाय इन पे शिफ्ट हो जाओ रिन्यूएबल वाले पे, और अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को यहां से फुलफिल करो। ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं। कोयला का अगर जलाओगे नहीं तो कोयला बचा भी रहेगा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, तो कंजर्वेशन भी हो जाएगी और पॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी क्योंकि हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लीन भी है। उसके बाद बात करें, इजी है यूज करना। ये रिन्यूएबल एनर्जी इजी है एज कंपेयर टू, इजी टू यूज है, ठीक है। आप थर्मल पावर प्लांट की बात कर लो, आप कितना समझते हो ना, कहां से कोयले को इंपोर्ट किया जाता है, खदान से, रिजर्व से, है ना, माइनिंग करके उसके बाद पावर प्लांट में आती है। इतना बड़ा बॉयलर, 5-8 मंजिला बड़ा बॉयलर होता है, 8 मंजिल के बराबर बॉयलर होता है, उसमें कोयला जाएगा, उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को पहुंचेगा, उसके बाद उसमें फायरिंग होगी, उसके बाद उसमें स्टीम बनेगी, वाटर से स्टीम बनेगी, स्टीम को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे लेके जाओगे, तब जाकर वो स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, टरबाइन रोटेट करेगी। मतलब इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये इजी होता है रिन्यूएबल एनर्जी। पीवी सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, लाइट आई फोटोवोल्टाइक सेल पे पड़ी, अब उसमें सेमी कंडक्टर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, सीधे इलेक्ट्रिसिटी बन गया, इजी टू यूज, इजी। विंड टरबाइन में आपने एक बार टरबाइन ब्लेड लगा दिया, विंड आई, टरबाइन पर स्ट्राइक की, टरबाइन रोटेट किया, ब्लेड रोटेट किया, उसके कारण आपकी जनरेटर की शाफ्ट रोटेट की, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बन गया, इजी टू यूज, है ना। बहुत मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, ठीक है। इकोनॉमिकली मैक्सिमम वायबल होते हैं ये, कब? इकोनॉमिकली, पैसे की तो बात करोगे ना, इकोनॉमिकली मैक्सिमम वायबल, इकोनॉमिकली मैक्सिमम वायबल होंगे कब? विथ इंक्रीज्ड यूज। आप समझ में आ रहा कुछ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? विथ इंक्रीज्ड यूज, जैसे जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करते जाएंगे तो क्या होगा? एज यूज गो ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे इसकी यूज को, इट विल बिकम मोर एंड मोर वायबल, ये उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होते जाएगा, उतना ही इकोनॉमिकली आपके लिए सस्ता होते जाएगा, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी क्यों? इसमें कारण ये है क्योंकि जो बात है मेन क्वेश्चन, जो बात आपसे पूछा जाएगा, आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने की बात कर रहे हो, सोलर पीवी हो, विंड हो, जियोथर्मल हो, कोई भी हो, तो आपसे पहली बार पूछी जाएगी कि जब भी आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे, व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? क्या इकोनॉमिकल है? ये क्या इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली वायबल है? ये सबसे बड़ा बात है कि पैसा कितना लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं इसका मोर एंड मोर जब यूज करेंगे आप इसका, तो R&D करेंगे, साथ में इसका यूज करेंगे, समय के साथ आपको पता चलते जाएंगी। मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, R&D करो, और साथ में बेटर एंड बेटर टेक्नोलॉजी को लेके आए, तो ये धीरे धीरे जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल होते जाएगा, हमारे लिए ये सस्ता होते जाएगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सस्ता होते जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे विथ मोर एंड मोर एनर्जी यूज एंड मोर R&D, बेटर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे यूज करते जाओगे, ये इकोनॉमिकली वायबल होते जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे इन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पावर, जो भी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोड्यूस करते थे, मतलब कि थर्मल पावर प्लांट हो, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं, हाइड्रो पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर हो, मतलब कि उसमें कॉस्ट राइज कर रहा था, कॉस्ट इज राइजिंग,
कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पावर में। लेकिन आपको नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हो नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, ये सारे, तो ये नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पावर में कॉस्ट इज कमिंग डाउन, because as you use again and again, as you use continued, as you do research and development, as you use more and more technology, आपकी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जाएगी उतना ये सारी चीजें सस्ती होती जाएंगी। तो ये चीजें हैं इकोनॉमिकली मैक्सिमम वायबल विथ यूज। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे ये धीरे धीरे सस्ती होती जाएंगी। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप चलते हैं, समझ में आ गया होगा। ये चीजें इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इतना समझ जाओ, जितने लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पुरातन काल से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आप 20 साल पहले वाला जमाना नहीं है, कंपटीशन बहुत है, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं चाहूं तो 20 मिनट में आपको पढ़ा कर निकल जाऊं, मैं बोलने लगूं ना तो आपको लगेगा मैं तो पढ़ा दिया, आपको भी फील हो जाएगी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता है। दैट्स वाई मैं आपको इतना डिटेल में जो रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी पार्ट हो सकता है। एक्चुअली आप जीरो इमिशन की बात कर रहे हो, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कार्बन को बंद करो भैया, इमिशन करना बंद करो। तो कैसे बंद होगा? कोयला का बंद करो, कोयले से पावर जनरेशन बंद कीजिए। बंद मत कीजिए तो उसका एक यूज ऐसा कीजिए कि सस्टेनेबल यूज हो पाए। बंद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमारे कोयले के बिना फुलफिल नहीं हो पाएगी। हमें कहीं ना कहीं कोयला यूज करने की जरूरत है, लेकिन क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? क्या हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज हैं? यस हैं, इनका यूज कीजिए तो कोयले पे बर्डन कम पड़ेगी, कोयला का यूज कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो कही जा रही है वो सही मायने में उतर पाएगी कि हाँ भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो कोयला आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा, हम ही उसको यूज ना कर डालें। अब देखो, विंड जनरेशन समझना है, विंड जनरेशन समझना है तो बोलो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कार्बन फुटप्रिंट की बात कर दे रहा हूं। कार्बन फुटप्रिंट की बात करता हूं, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज। आपको मैंने पहले बता दिया है, जो भी लोग अगर बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, आपसे कोई पूछा कि रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन इमिशन करता है तो बोल देना नहीं, नॉर्मली नहीं करता। लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मैंने बात कही थी आपसे, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में CO2 इमिशन होती है, मैंने बताया है। जो लोग नए हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेक्चर देख लो, जो भी मेरे आए हुए हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि आपसे कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करें तो नॉर्मली नहीं करते हैं, CO2 इमिशन नहीं करते, इमिशन नहीं होता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि क्या कार्बन फुटप्रिंट है, क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि हाँ यार, कार्बन फुटप्रिंट तो हम मेजर करते हैं CO2 इक्विवेलेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में। और हम जानते हैं कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में CO2 इमिट होता नहीं है, और कार्बन फुटप्रिंट मेजर किया जाता है CO2 इक्विवेलेंट में। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज CO2 इमिट करते नहीं है, तो यस, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज CO2 इमिट नहीं करते हैं, है ना। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा, फिर कार्बन फुटप्रिंट उसका नहीं होगा, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट मेजर ही किया जाता है CO2 इक्विवेलेंट में। तो CO2 जब इमिट हो नहीं रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कैसे निकल के आएगा? लेकिन यहां पे गलत हो जाओगे आप, क्योंकि आप डायरेक्ट देख रहे हो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डायरेक्टली इमिट कर रहा है कि नहीं। जैसे थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, अच्छा चिमनी से निकल रहा है, ऐसा इधर दिखता नहीं है, तो आपको लगता है नहीं यार कार्बन फुटप्रिंट तो नहीं होगा। कार्बन फुटप्रिंट मैन्युफैक्चरिंग से पूरा काउंट होती है। जब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट के कंपोनेंट बन रहे होंगे, कंपोनेंट बनेंगे, जैसे विंड एनर्जी है, उसका टावर बनता है, ब्लेड बनता है, रोटर बनता है, हब बनता है, गियर बनता है, समझ रहे हो, क्लच बनता है, ब्रेक बनता है, जनरेटर बनता है। ये कंपोनेंट जब बन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप हीट ट्रीटमेंट करोगे, कहीं ना कहीं आप केमिकल प्रोसेसिंग करोगे, उसके लिए ऑयल, गैस, कोयला, कुछ भी यूज किया जा सकता है और यूज किया जाता है। तो उस समय इमिशन हो जाएगा। इसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इसके कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान CO2 इमिशन हो सकता है और होता है। और आपने बनाया दिया कंपोनेंट, मान लो कि आपने सिंगरौली में कोई कंपोनेंट बना लिया, या BHEL में कोई कंपोनेंट बन गया, BHEL भोपाल में कोई कंपोनेंट बन गया विंड एनर्जी पावर प्लांट का, ठीक है। और लगाना है तमिलनाडु में, यहां से भेजोगे कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। क्या गाड़ी चलेगी तो तेल जलेगा तो गाड़ी से इमिशन नहीं होगा, वो भी काउंट होता है कार्बन फुटप्रिंट में। इसीलिए कोई भी सिंगल एनर्जी सोर्स नहीं है इसका कार्बन फुटप्रिंट ना हो। हर एनर्जी सोर्स का कार्बन फुटप्रिंट होता है, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ, जैसे कोयले की बात कर लूं, कोल, इसका तो आप 900 है, मैंने बताया था 900 कैसे, किस में कार्बन फुटप्रिंट मेजर किस में कर रहे हो? ग्राम
पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी में इतना ग्राम CO2 इमिशन हो रहा है। कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा हूं, ये कोयले से है। ऑयल की बात करो 700 यूनिट यही रही। गैस की बात करो 450। देख लो कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये CO2 इक्विवेलेंट में मेजर किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट CO2 इक्विवेलेंट में मेजर किया जाता है। अभी इतना ध्यान रखना, CO2 को इक्विवेलेंट करके हम लोग मेजर करते हैं, बाकी एनवायरमेंट इकोलॉजी में समझा दूंगा आपको, ठीक है पूरा। लेकिन अभी भी आपको 90% मैंने समझा दिया, थोड़ा ही बताना बचा हुआ है इसमें, ठीक है। कोल, उसके बाद इसमें गैस के बाद न्यूक्लियर की बात कर लो। न्यूक्लियर, आपको बहुत लोग कहेंगे न्यूक्लियर में CO2 इमिशन, मास्टर पगला गया है क्या? न्यूक्लियर में CO2 इमिशन? मैंने तो रेडियो एक्टिविटी वेस्ट का बात सुना था। रेडियो एक्टिविटी होती है, वहां पे रेडिएशन लीक होते हैं, ये CO2 इमिशन। अरे भैया कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा हूं। इसके कंपोनेंट जब मैन्युफैक्चर होते हैं ना, या आप बात कर लो कि इसके फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम प्रोसेसिंग की जाती है, उस दौरान CO2 इमिशन होगा, उस दौरान। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बेसिकली जब न्यूक्लियर की बात कर रहे हो, इज बेसिकली ड्यू टू द प्रोसेसिंग ऑफ द फ्यूल वेयर इन वी यूज केमिकल्स। वहां पे हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं जब फ्यूल की प्रोसेसिंग करते हैं, यूरेनियम वगैरह। और इनके कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इमिशन होगा, वो भी आएगी कार्बन फुटप्रिंट में। तो ये न्यूक्लियर का 65 है। अब हाइड्रो मैंने पढ़ाया, हाइड्रो में आपको क्या लगता है हाइड्रो में नहीं होगा? हाइड्रो में भी यही कहानी है। मैंने तो हाइड्रो का CO2 इमिशन करके दिखाया भी है कि हाइड्रो में डायरेक्टली CO2 इमिशन कैसे होता है, और बाकी तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान है ही, ट्रांसपोर्टेशन वाली खेल है ही, केमिकल प्रोसेसिंग होगा ही, हीट ट्रीटमेंट के दौरान होगा ही। तो ये 45 से 200 या 40 से 200 कुछ ऐसा रेंज में रहता है हाइड्रो का। अब क्यों रेंज होगा, और कोई दिमाग लगा लिया यहां पे, तो बहुत खुशी की बात है कि आपने सोच लिया कि रेंज में क्यों है। इसका सोच सकते हो ये रेंज में क्यों है 45 से 200 के आसपास, ये यूनिट सेम चल रहा है क्यों? क्योंकि 45 छोटे वाले पावर प्लांट का होगा, ये आपको सोचना चाहिए। ऐसा स्मॉल हाइड्रो का होगा 45 के आसपास, लार्ज जो हाइड्रो होंगे उनका 200 के आसपास है। इस तरीके से सोचना है, इसलिए रेंज है हाइड्रो में, ठीक है। उसी तरीके से विंड, आज जो मैं विंड पढ़ाने वाला हूं आपको, इसका भी सुन लो। क्या ये बचा हुआ है क्या? कार्बन फुटप्रिंट से नहीं बचा है, ये भी 65 के आसपास है। इनका और इनका सेम है, सोच लो। सोलर पीवी की बात कर लो क्या? सोलर पीवी, सोलर फोटोवोल्टाइक की 400 से लेकर 200 है। सोलर पीवी 400 से लेकर 40 से लेकर 200 इतना है इसका, 40 से लेकर 200 के आसपास है ना। सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर जो होते हैं उसका 50 से 90 के आसपास होता है। सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर होता है ना, कंसंट्रेट करते हैं, उसकी बात करूंगा मैं आपसे, उसका 50 से 90 के आसपास होता है। जियोथर्मल पढ़ाऊंगा अभी, जियोथर्मल में बात करूंगा आपसे। जियोथर्मल बात करूंगा, बहुत अच्छी एनर्जी सोर्स है और हम इसका यूज कर सकते हैं और किया जा रहा है। बहुत जगह हमारे देश में इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। 20 से लेके 140 के आसपास ग्राम पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इतना ग्राम CO2 इमिशन, यहां से ऐसे। ये CO2 इक्विवेलेंट में सारा मेजर होता है। CO2 इक्विवेलेंट में बायोमास का भी है, अभी लिख दे रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। बायोमास से कितना होगा? थोड़ा कम होगा, इनसे थोड़ा कम होगा, इनसे भी थोड़ा कम होगा। बायोमास से लगभग 35 से 85 के पास था, 35 से 85 इसके पास होता है। सोच लो, कोई भी एनर्जी सोर्स इकलौता नहीं है जो बचा हो कार्बन फुटप्रिंट से, याद है। बट खुशी की बात यह है, कम से कम रिन्यूएबल वाले तो ऐसे हैं कि जब एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं, उस समय तो कम से कम इमिट नहीं कर रहे हैं। बाकी तो थर्मल, वो तो जब प्रोडक्शन कर रहा है तब भी है, अब बाकी तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, केमिकल प्रोसेसिंग, हीट ट्रीटमेंट, उस समय तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो कम से कम रिन्यूएबल वाले यहां तो अच्छे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है रिन्यूएबल से तो उस समय इमिशन नहीं होता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कार्बन फुटप्रिंट में तो मैन्युफैक्चरिंग से बात की जाती है। जब इसका कंपोनेंट बन रहा होगा उस समय उस कंपोनेंट को बनाने के लिए कितना आपने एनर्जी का यूज किया, केमिकल प्रोसेसिंग, हीट ट्रीटमेंट, उस दौरान कंपोनेंट को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक स्थान से दूसरा स्थान ले गए, तो ट्रांसपोर्टेशन में तेल नहीं जलता क्या? पानी पे चलती क्या गाड़ी? उस पर भी सोच लो। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोयला सबसे टॉप पे है, इसलिए थोड़ा इसकी यूज कम करना है ताकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग वाली जो बात है वो थोड़ा कम हो जाए, पेरिस एग्रीमेंट के हम जो अचीव कर पाए उसके टारगेट को, ठीक है ना। तो इसलिए तो पूरी दुनिया पे INDC की बात चल रही है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आने दो, मैं इसकी बात ज्योग्राफी क्या कहते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में डिटेल में करूंगा। बट ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें एक ऐसे सोर्स की ओर जाना है जिससे इमिशन कम हो, ऐसे सोर्स की ओर जाना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट कम हो।
ऐसे सोर्स की ओर जाना है जो कि क्लीन हो, जो कि सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको विंड एनर्जी की बात करता हूं, थोड़ा विंड समझ ले, अच्छी रहेगी। ज्योग्राफी में तो डिटेल में जाएंगे, ग्लोबल विंड की बात करेंगे। यहां मैं आपको पूरे ग्लोब पे जो विंड बनती है उसको दिखा रहा हूं, ठीक है। लोकल विंड की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल विंड आपको समझा दूंगा, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज क्या होती है, बस ग्लोब पे बात कर रहा हूं, पूरे अर्थ पे। ये अर्थ है आपके पास, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये कुछ समझ में आ रही है क्या मैं बता रहा हूं? बहुत लोग जो पहले से पढ़े होंगे कुछ तो आइडिया लग गया होगा। हाँ, क्या समझ में आया? बहुत लोग समझ में हो गए। देखो मैं बता दे रहा हूं, आपके पास अर्थ है। अभी शेप की बात मत करना, ज्योग्राफी की बात करूंगा। जियोइड, ऑब्लेट, स्फीयर्ड, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। व्हाट इज जियोइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोइड, इसकी बात भी करूंगा आपसे। व्हाई ऑब्लेट स्फीयर्ड, व्हाई इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड के फॉर्म में बोल सकते हो। क्यों चिपटा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ बोलने से नहीं काम चलेगा। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है, क्या होता है जब कोई रोटेशन में होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है क्या, इसकी बात मैं करूंगा। बहुत लोग बोलेंगे हाँ, अगर सही में आपने इंजीनियरिंग की है और सही में आप डिटेल फिजिक्स जानते हो तो ऐसा कभी ना बोलना कि जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। जितने लोगों ने यूट्यूब पे कहीं भी बताया है, इनफैक्ट मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग गलत हैं। आप नहीं जानते हैं, नॉर्मल बुक से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। बच्चों को तो वैसे भी नहीं पता रहता है। भले आईआईटी के बच्चे अगर जान पढ़ रहे होंगे, जो मेरे लेक्चर देख रहे होंगे, उनको फीलिंग हो रही होगी, उनके प्रोफेसर ने बताया होगा कि जो थिंग सर्कुलर मोशन में होती है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना इट इज रॉन्ग, रॉन्ग है ये, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, छद्म बल है, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। कॉर्डियस फोर्स क्या होता है, छद्म बल है, ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। तो क्यों लगाते हो, सब बात करूंगा। कॉर्डियस का प्रभाव, इफेक्ट और कॉर्डियस फोर्स, कौन सा बात कहना सही है। आप जानते हो फेरेल्स का लॉ होती है, विंड का डिफ्लेक्शन होता है हमारे, वेस्टर्लीज याद है कुछ, पोलर विंड, ट्रेड विंड, ये सब चीज ज्योग्राफी में बात करूंगा। अभी सुनो, ये आपके पास अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। इक्वेटर से ऊपर का भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे का भाग सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर से 23.5 डिग्री हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से जस्ट 23.5 डिग्री साउथ अगर आ जाओगे सेम तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये 23.5 डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखना, ये भी बता दे रहा हूं। 23.5 डिग्री नहीं होता है, एग्जैक्ट 23.45 डिग्री होता है, 45। ये 23.5 एग्जैक्ट नहीं होता है। भले ज्योग्राफी के लोग पढ़ा रहे, कोई बात नहीं। ये आपके पास यहाँ से 0 डिग्री ऐसे ऐसे चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, 90 पे पहुंचोगे, 90 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचोगे, ये आपका पोल हो गया, नॉर्थ पोल। उसी तरीके से नीचे आते जाओगे, यहाँ से साउथ पोल हो गया, 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये आते हैं कि क्यों इक्वेटर को 0 बोले, क्यों पोल को 90 बोल रहे हो। तो आप कहोगे सर इक्वेटर को 0 बोलेंगे, 0, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 50, 60 ऐसे 90 पहुंच जाएंगे। मैं बोलता हूं कि काम करो ना, 0 डिग्री इसको बोलो ना। क्यों, इसका आंसर चाहिए, ज्योग्राफी में बताऊंगा क्यों ऐसा नामकरण किया गया 0 से ऐसे ऊपर की ओर, ज्योग्राफी में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी सुनते जाओ। अब यहां पे क्या है कि आपको पता है कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकल होता है। सन यहां पे इंसोलेशन वर्टिकल है, एकदम वर्टिकल सनलाइट पड़ रहा है, तो ये मैंने 21 जून लिख दिया। उसके बाद 21 दिसंबर या 22 दिसंबर आप जानते हो, यहां पे सन वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडी होती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, वो हो गया। उसके बाद 21 मार्च या 21 सितंबर का दिन है जहां पे इक्वेटर पे सन वर्टिकल होती है, ठीक है। तो ये ऐसा रीजन है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये ऐसा रीजन है जहां पे सनलाइट वर्टिकल है, सन रेज वर्टिकल पड़ रही है। और जब सन रेज वर्टिकल होगी तो हीटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। लाइट में समझते रहना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस ये इतना समझते जाओ। हीटिंग क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। ये हीटिंग रीजन हो जाएगी, हॉट रीजन हो जाएगा। जब हॉट रीजन हो जाएगा तो वहां का डेंसिटी, वहां का एयर क्या होगा, वहां का एयर लाइट होगी। जब चीज गर्म होती है तो लाइट होती है, लाइट होती है इसका मतलब यह है कि वो ऊपर उठेगी, यानी कि इसका मतलब वहां पे कन्वेक्शन होगी, नेचुरल कन्वेक्शन होगा, क्योंकि ये नेचर के द्वारा हो रहा है ना, सनलाइट के द्वारा हो रहा है। तो सनलाइट क्या है, आपने बनाया क्या, नेचुरल है वो। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक कन्वेक्शन होगा, यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, एक तरीके से उस रीजन का डेंसिटी कम हो जाएगा, या आप बोल सकते हो प्रेशर कम हो जाएगा। मैं डेंसिटी के फॉर्म में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। प्रेशर वाला फॉर्म मैं वहां पे समझा दूंगा ज्योग्राफी में। तो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना मॉलिक्यूल है गैस का या एयर का, दैट इज नोन एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो, क्योंकि मास तो उठ गया ना, हवा गर्म हुई, उठ गया मास, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास था वो एक्सपैंड हो चुका है। अभी इतना में मास भरा हुआ था, इतना में, अब जब टेम्परेचर बढ़ चुके हैं, यहां पे हॉट रीजन है तो मास एक्सपैंड हो चुका है, हीटिंग के कारण एक्सपैंड हो चुका है, तो अब ज्यादा वॉल्यूम में वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, अब डेंसिटी कम हो चुकी है। डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार में, केरला में डेंसिटी पास पास, वही यहां पे है। तो अब डेंसिटी कम हो चुकी है क्योंकि लाइट एयर हो चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हॉट रीजन, एयर लाइट होगी, एयर लाइट होगी, एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर होगी जाएगी तो एक तरीके से डेंसिटी कम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी आ सकते हो, याद रख सकते हो कि जब एयर गर्म होती है तो वो एक तरीके से वो एक्सपैंड होगी, जब एक्सपेंशन होता है तो वो ज्यादा एरिया में, ज्यादा वॉल्यूम में कवर होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वही अगर कम वॉल्यूम में रहेगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कम वॉल्यूम में कब रहेगा, जब टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ज्यादा हो चुका है तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, तो अब वो ज्यादा वॉल्यूम में फैल चुका है, उसकी डेंसिटी अब कम हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। कोल्ड रीजन में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो अब मास, एयर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो वो कम वॉल्यूम में होंगे। जब कम वॉल्यूम में होंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में वो मास पूरा भरा हुआ है तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और ऐसे फॉर्म में समझ सकते हो कि भैया टेम्परेचर कम है तो एयर मॉलिक्यूल भारी होंगे, भारी होंगे तो सरफेस पे होंगे, सरफेस पे होंगे तो प्रेशर लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे तो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर यहां पे बन गया। तो डेंसिटी थोड़ा सा ऐसे लगा तो डेंसिटी ज्यादा है ना, हाँ, क्योंकि कोल्ड रीजन है, वहां पे हवा भारी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। अब क्या होगा कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। जस्ट जो यहां है वो यहां होगा तो यहां से ऐसे चला जाएगा। हवा का एक नेचुरल कन्वेक्शन स्टार्ट हो चुका है, एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया कि विंड का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, ये विंड का फ्लो है। अब आपको क्या लगता है कि सोलर एनर्जी का कितना परसेंट विंड में जाता होगा, सोलर का कितना परसेंट, सनलाइट का खेल है ना सारा, तो सनलाइट से हो रही है, डिफरेंशियल हीटिंग है, इक्वल हीटिंग नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हो रही है। यहां तो सनलाइट वर्टिकल है, यहां तिरछी है पोलर एरिया पे, तो पोलर एरिया पे तिरछी है तो वहां कोल्ड रीजन हो गया, कंपेरेटिवली यहां की गर्म रीजन है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बिटवीन इक्वेटर एंड पोलर रीजन, अनइवन है, यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं है। तो कितना सोलर रेडिएशन का यूज हो रहा होगा, यहां पे कितना विंड एनर्जी में सोलर रेडिएशन का कितना आ रहा होगा, तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2% सोलर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है विंड एनर्जी में, यानी कि 2% ऑफ सोलर एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी, विंड एनर्जी में, ठीक है। तो 2% है सोलर का। अब आप पूछोगे क्या सिर्फ सनलाइट से हुई होती है क्या, सोलर एनर्जी से ही विंड बनती है क्या? नहीं, एक और आंसर है। एक है आपका जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है, ये पता होगा, अपने ही अक्ष पे घूमती है। जब वो घूमती है तो उस रोटेशन के कारण भी विंड के अंदर एनर्जी आती है, विंड का फ्लो होता है उसके कारण भी, लेकिन उसका जो पार्ट है वो कम है एज कंपेयर टू जो सोलर एनर्जी के कारण हो रही है, वो ज्यादा है। तो एनर्जी इन विंड ड्यू टू रोटेशन इज लेस देन एनर्जी इन विंड ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन या सोलर एनर्जी के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हो गया, विंड बह चुकी है, ग्लोबल विंड। अब इसमें जब मैं आऊंगा ज्योग्राफी में तो एक्चुअली पूरा रीजन बट के दिखाऊंगा, ट्रॉपिकल रीजन क्या है, टोरवाइड रीजन किसको बोलते हैं, मॉडरेट क्या है, फ्रिजिड पोलर रीजन क्या है, इनकी बात मैं वहां पे करूंगा, है ना। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होते हैं और डिफरेंट लैटिट्यूड और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या होती है, अक्षांश देशांतर क्या होती है, उन सब की बात करूंगा मैं, ठीक है।
तो विंड तो बह गई, विंड एनर्जी बह गई, विंड बह गई क्योंकि आपने देखा डिफरेंशियल हीटिंग हुई है, डेंसिटी डिफरेंस हुआ, तो भैया सीधी सी बात है एक सर्कुलेशन बन चुकी है ग्लोबल, पूरे ग्लोब पे मैंने आपको दिखाया। और जब विंड बहेगी तो उसके पास क्या होगा, एनर्जी होगी, क्योंकि जब कोई चीज के पास मास है, जब कोई चीज के पास मास है, अब वो बेचारा चलने लगा कुछ वेलोसिटी से, तो उसके पास ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², क्योंकि मास है, मेरे पास मास है और मैं दौड़ने लगूं v वेलोसिटी से, v स्पीड से, तो मेरे पास एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv²। तो एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड थी वाटर में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, उधर हिल एरिया में डैम बनाकर बैठे हो, एनर्जी स्टोर्ड है किस फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में, मतलब कुछ हाइट पे है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है जब हाइट पे होती है कोई चीज, और जब मोशन में है तो काइनेटिक है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हाइड्रो में मैंने पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया, यहाँ काइनेटिक करेंगे। मैं अलग अलग एनर्जी का एक्सप्लॉयटेशन करूंगा, मैं दहन को, उसका दोहन करूंगा अपने यूज के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि आपको और क्या समझना है। ठीक है, अब देखो विंड एनर्जी की बात करता हूं। अब फिजिक्स में मुझे पढ़ानी है, थोड़ा यहां सुन लो। एक्चुअली देखो दो प्रकार की एनर्जी का फॉर्म होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है कि एनर्जी की क्वालिटी के बारे में, एनर्जी की क्वालिटी, सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ बोलता है, अब ये मत बोल देना बहुत लोग आएंगे कि सर सेकंड लॉ तो क्लॉजेस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। मैं एक इनहेरेंट उसकी नॉलेज दे रहा हूं आपको कि एक्चुअली बोलता क्या है। फर्स्ट लॉ बोलता है क्वांटिटेटिव एनर्जी के बारे में, बोलता है कि एनर्जी की क्वांटिटी की बात करता है, लेकिन सेकंड लॉ एनर्जी की क्वालिटी की बात करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखो, तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हाई क्वालिटी का एनर्जी हो सकता है, हाई क्वालिटी एनर्जी, और दूसरा हो सकता है लो क्वालिटी एनर्जी। आपका विंड किस में जाएगा? विंड में चाहूं तो दोनों में रख सकता हूं, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग दे दूंगा, अलग अलग डेफिनेशन देकर आपको कन्विंस कर दूंगा कि विंड दोनों में हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक समझाऊंगा। ठीक है, हाई क्वालिटी एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये हाई है, जैसे मैकेनिकल में जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एक तरीके से ये सारे हाई क्वालिटी एनर्जी होते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना। वर्क, वर्क क्या है? हाई क्वालिटी एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा क्या है? हाई क्वालिटी एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप बनाते हो, विंड से क्या बनाना है? आपका एम क्या है? विंड टरबाइन से बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी हाई क्वालिटी में होती है। तो विंड क्या होगा? उसके पहले हीट देख लो, हीट क्या है? लो क्वालिटी। विंड क्या है? लो क्वालिटी। सोलर क्या है? लो क्वालिटी। अब इसका पूछोगे सर लो क्वालिटी क्या है, तो मैं आपको क्या लग रहा है, मैं लिख के आपको बताऊंगा? नहीं, जरूर बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनना, 1 मिनट में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बताने को बहुत सारी चीज है। देखो इसको मैं इंट्रोपी से लिंक कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज से लिंक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप ध्यान सुनना। इसमें ये सब ध्यान रख सकते हो,